नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं और शॉर्ट नोट से हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं सारे एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आज का हमारा टॉपिक सोशल इश्यूज है, सामाजिक मुद्दे, और इसमें हम उत्तराखंड की सारी योजनाओं, महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके अलावा अन्य कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सारे ही के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन एक शॉर्ट क्लास में हो जाएगा आपका। तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हम एक उत्तराखंड कला और संस्कृति पे वीडियो बना चुके हैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के तहत, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं हम पहला सामाजिक मुद्दे में। सबसे पहला हमारे पास डोला पालकी आंदोलन। तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। क्या था ये? सामाजिक असमानता के खिलाफ ये आंदोलन था जो कि एक तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित ये आंदोलन है। और इसके प्रणेता की अगर बात की जाए तो जयानंद भारती इसके प्रणेता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो जयानंद भारती का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या था कि जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार जो एक तरह से कास्ट थी, उनको उनके दूल्हों को डोली में बैठने का हक दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि क्या होता था कि जो शिल्पकार रहते थे, उनके जो दूल्हे होते थे शादी में, उनको डोली पर बैठने का अधिकार नहीं होता था। तो उनको उनका हक दिलाने के लिए जयानंद भारती ने ये आंदोलन की शुरुआत करी थी। और फाइनली 1946 में ये ध्यान रखना है कि कब एक तरह से जो शिल्पकार हैं उन्हें डोली में बैठने का अधिकार मिला, तो 1946 में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती का नाम ध्यान रखना है, 1946 ईयर आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास स्कीम है, ये स्कीम है एक, अभी हमने डोला पालकी आंदोलन डिस्कस किया। अगला जो मुद्दा है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह स्कीम जो है कब लॉन्च होती है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। 22 मई 2021 2021 में शुरू हुई ये स्कीम, 22 मई 2021 को। तो ये कोविड की देन है एक तरह से। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए ये स्कीम लाई गई। इसके उद्देश्य देख ले सकते हैं यहाँ पर। असहाय बच्चों की सहायता के लिए, जो असहाय हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं कोविड के दौरान जिनकी जान चली गई है, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो असहाय बच्चों की सहायता इनका करना मुख्य उद्देश्य है इसका। और इसमें क्या था कि 3000 रुपीज़ 3000 रुपये प्रति माह भत्ते का प्रावधान किया गया कि अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया है, असहाय हो गया है कोविड के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3000 रुपये प्रति माह उन बच्चों को भत्ता दिया जाएगा। और जो सरकारी नौकरियां होती हैं या नौकरियां जो होंगी उनमें 5% नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम एक रही और काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाने की संभावना है। डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, 22 मई 2021। और ये ध्यान रखना है नोट करके कि 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा और भरण पोषण के लिए वित्त पोषण जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास स्कीम है वो किशोरी शक्ति योजना है। और महिलाओं से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो 1 अप्रैल 2011 को इस स्कीम का शुभारंभ हुआ था। इसके एम्स अगर देख लें हम फटाफट से, तो 15 to 25 15 से 25 वर्ष की किशोरियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। तो एक तो इसका उद्देश्य हो गया कि शारीरिक और मानसिक विकास करना 15 से लेकर 25 वर्ष तक की किशोरियों का। और दूसरा ये बता ही चुका हूँ कि 15 से 25 वर्ष तक की किशोरियाँ इसमें शामिल होंगी। और इसमें क्या होगा, गृह कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य होगा। एक क्या होगा, गृह कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किशोरी समूहों का इसमें गठन किया जाएगा, किशोरी समूहों का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रशिक्षण किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। और एक इसके अलावा एक बात और ध्यान रख सकते हैं, इसमें एक कार्ड प्रदान किया जाता है। और एक कार्ड यानी जो किशोरियां होंगी, प्रत्येक किशोरी को एक कार्ड इसमें दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है। और वो कार्ड का क्या उद्देश्य होता है, उस कार्ड में एक तरह से जो न्यूट्रिशन इनको दिया जा रहा है, पोषण दिया जा रहा है, उनकी सूचनाओं को उसमें रिकॉर्ड करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, 2020 की स्कीम है। 13 मार्च 2021 2020 अगर डेट पूछ ली जाए तो ये ध्यान रखना है
क्या है ये स्कीम में? इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में एक तो निःशुल्क दुग्ध यानी निःशुल्क दूध दिया जाएगा। सप्ताह में 4 बार का प्रावधान है, सप्ताह में 4 बार निःशुल्क दूध दिया जाएगा। प्राइमरी बच्चों के लिए 100 मिलीलीटर और उच्च प्राइमरी जो बच्चे हैं उनके लिए 150 मिलीलीटर। तो ml में 100 ml होगा प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, और हायर प्राइमरी जो होंगे, उच्च प्राइमरी में जो होंगे उनके लिए 150 ml का प्रावधान है। ये जो दूध होगा ये विटामिन ए और विटामिन D2 से फोर्टिफाइड दुग्ध की प्रचुरता इसमें रहेगी, यानी D2 विटामिन इस दूध में रहता है और विटामिन ए रहता है। इन विटामिनों की प्रचुरता इस दूध में रहती है और बच्चों के पोषण में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग जो है 1,70,000 जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है इस योजना के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आंचल अमृत योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे और इसके अलावा मतलब 3 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी हैं उन बच्चों के लिए क्या होगा कि उन बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, उनको भी निःशुल्क दूध दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मेरा गांव मेरा धन योजना। तो ये जो योजना है 2014 में शुरू हुई थी। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 में शुरू होती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए, यानी इन्वेस्टर्स को बोला जाएगा कि आप चाहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना भवन निर्माण कर सकते हैं। और इन भवनों का जब निर्माण होगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार इनको लीज पे ले लेगी, यानी सरकार इसको किराए पर ले लेगी और यहाँ पर इन भवनों के उपयोग के लिए, यहाँ पर स्कूलों के लिए या अस्पतालों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र या ITI जैसे संस्थान इन भवनों में चलाएगी। तो क्या होगा? इन्वेस्टर को इसमें जो है ब्याज मिलेगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, जो राशि इन्वेस्ट, मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो क्या करेंगे? 5 लाख पर गवर्नमेंट क्या करेगी? 12 से 15% ब्याज देगा, बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टर्स के लिए है एक तरह से। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर भवन बनाते हैं तो गवर्नमेंट उनको अपने एक तरह से सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लीज पर ले लेगी। अगली जो योजना है हमारे पास वो बाल प्लास योजना है। और बाल प्लास योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना जो है, पहली बात तो कौन इसे संचालित कर रहा है? महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और 2019 में इसकी शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है इसका उद्देश्य? आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये हो गई आपकी बाल प्लास योजना। आगे बढ़ते हैं और बाल प्लास योजना के बाद अगला जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थ पहल। तो समर्थ पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे एक बार और फिर से पूछे जाने की भी संभावनाएं रहती हैं। 30 अगस्त 2022 डेट जरूर ध्यान रखनी है। समर्थ पोर्टल एक बनाया गया है इसके लिए स्पेशल, तो समर्थ पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। समर्थ पोर्टल की शुरुआत जो है 30 अगस्त 2022 से हुई है। इसमें क्या है कि ये किसकी स्कीम है? ये पूछ लिया जाता है कि समर्थ पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ये स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? शिक्षण संस्थानों की जानकारी एवं अध्ययन मॉड्यूल प्रदान करना इसका उद्देश्य है, यानी अध्ययन मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे और जो शिक्षण संस्थान है उत्तराखंड के अंदर, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो अध्ययन मॉड्यूल होंगे ये 40 मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी 40 शैक्षणिक अध्ययन मॉड्यूल तक पहुंच प्रदान की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। और इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। समर्थ पहल 30 अगस्त 2022, समर्थ पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, शिक्षा विभाग की स्कीम है, ये ध्यान रखना है। और 40 मॉड्यूल जो हैं यहाँ पर अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो योजना है एक तरह से जो पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। 8 दिसंबर 2021 को देहरादून से प्रारंभ की जाती है। और इस योजना में क्या है कि जो पशुपालक हैं उनके लिए संवर्धन राशि का प्रावधान है, ताकि लोग जो पशुपालन को धीरे धीरे छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं वो पशुपालन की ओर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें क्या होगा, एक तरह से जो ये आपका है दुग्ध प्रोत्साहन योजना जो है आपका, इसमें क्या होगा कि जो दुग्ध का ये उत्पादन करेंगे तो पहले क्या होता था कि 4 रुपये प्रति लीटर संवर्धन राशि थी, तो उसको 5 रुपये प्रति लीटर संवर्धन राशि कर ली गई है। तो 5 रुपये प्रति लीटर इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होगा ये इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा, यानी इनके बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाए। अगला हमारे पास है आयुष ग्राम। तो आयुष देख लीजिए, आयुष मंत्रालय भारत में इस्टेब्लिश है। आयुष क्या होता है? A4 यहाँ पर
आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। ए फॉर आयुर्वेद, वाई से आपका योगा आ गया, वाई से योगा आ गया, यू से आपका यूनानी आ गया, यूनानी, यूनानी हो जाएगा। और एस से आपका हो गया आपका सिद्धा, सिद्धा, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और एच से आपका हो गया होम्योपैथी, एच हो गया आपका होम्योपैथी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए आयुर्वेद, वाई हो गया योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये सारी की सारी एक तरह से नेचुरल, एक तरह से मेडिसिनल पद्धति है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक तरह से बोल सकते हैं, या आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गया। तो इन सब का प्रयोग आयुष ग्राम में किया जाने वाला है। तो आयुष ग्राम क्या है, एक तरह से उत्तराखंड को आयुष चिकित्सा का हब बनाना है। आयुष चिकित्सा का मतलब सीधा सीधा हो गया आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और एक तरह से होम्योपैथी। तो इन सब की चिकित्सा का हब बनाना है उत्तराखंड राज्य को। और ये किसके द्वारा, केरल की जो आर्य वैद्यशाला है उसके द्वारा ये आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि 100 बेड की क्षमता वाला एक आयुष ग्राम स्थापित करना, यानी 100 बेड की क्षमता वाला एक आयुष ग्राम को स्थापित करना है। इससे क्या होगा, चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक विकास के में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो आयुष का फुल फॉर्म एक तो ध्यान रखना है, आयुष ग्राम उत्तराखंड में स्टैब्लिश हो रहा है। कौन कर रहा है, आर्य वैद्यशाला, जो कि केरल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2014 को तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना शुरू होती है। और इसके तहत क्या किया जाता है कि जो कृषि व्यवसाय में संलग्न है कोई भी महिला या पुरुष, अगर वो वहाँ पर दिव्यांग हो जाते हैं, यानी किसी तरह की चोट अगर उन्हें लग जाती है और उनका कोई शारीरिक अंग जो है उसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे आँख में चोट लग जाती है या हाथ पैर जो है एक तरह से दिव्यांग अगर वो हो जाते हैं, तो दिव्यांग होने की स्थिति पर, और दिव्यांग की स्थिति क्या है 20 to 40% अगर वो दिव्यांग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको भरण पोषण के लिए 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो 1200 रुपये एक तरह से उनको तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की अगर बात की जाए, हाँ ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 1200 रुपये प्रति माह नहीं है, प्रति माह नहीं है, ये शायद ये प्रति 6 माह होगा, या ये आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा कि क्या है, ये प्रति माह है या फिर प्रति 6 माह है। आगे देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए शुरू में ही 1 जून 2002 को शुरू हो गई थी ये योजना। क्या है यहाँ पर कि जो उत्तराखंड के बेरोजगार नागरिक हैं, बेरोजगार युवा हैं या फिर अन्य भी जो नागरिक हैं, उनको पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या है कि अगर अब जो अपडेटेड ये योजना है, अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदता है तो कोई भी व्यक्ति, तो उसको 25 से 25 to 33% उसको एक तरह से सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी दी जाएगी 25 से 33% या फिर 10 से 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं। अन्य कोई भी वाहन खरीदेंगे, चाहे वो टैक्सी हो और या फिर अन्य तरह के कोई भी वाहन अगर खरीदेंगे, तो केवल उसमें 25% सब्सिडी मिलेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर ये सब्सिडी की राशि भी बढ़ जाएगी, 25 से 33% तक मिल सकती है और 10 से 15 लाख रुपए तक सब्सिडी राशि मिलेगी यहाँ पर। तो ये थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। डेट तो कई बार पूछ ली गई है, अब यहाँ पर डेटा आपको ध्यान रखना, क्योंकि 4 स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा वहाँ पर कि इलेक्ट्रिक बस खरीदने पे क्या है और अन्य वाहनों को खरीदने पर क्या है, तो वहाँ पर आपको काम आएंगे ये फैक्ट्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारे पास फैक्ट है सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड। तो भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, मैंने केवल सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर भोटिया जनजाति एक तरह से कितनी है, कैसी है, क्या उनका रहन सहन है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल सामाजिक व्यवस्था का जिक्र किया है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, भोटिया जनजाति में स्त्रियों और पुरुषों के लगभग समान अधिकार होते हैं। एक पत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है, एक पत्नी यानी बहु विवाह प्रथा इनमें प्रचलित नहीं है भोटिया जनजाति में। विवाह जो होता है यहाँ पर, विवाह क्या होता है, विवाह की दामी, विवाह को दामी ये कहते हैं, और दामी की एक तरह से 2 प्रथाएं, यानी विवाह की 2 प्रथाएं इनमें देखने को मिलती है। एक का नाम है तत्सत और एक का नाम है दमोला। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से दमोला जो है किसकी विवाह प्रथा का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है भोटिया जनजाति का है।
बधु शुल्क प्रथा इनमें प्रचलित है, लेकिन कुछ मात्रा में है, इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो ये भी बोला जा सकता है कि बधु शुल्क प्रथा जो है किस में देखने को मिलती है, भोटिया जनजाति में, लेकिन कुछ मात्रा में। विवाह के अवसर पर ये क्या करते हैं, हाथों में रुमाल लेकर जो डांस करते हैं उसको हम बोलते हैं पौड़ा नृत्य। तो यहाँ लिखा होगा। तो पौड़ा नृत्य, ये पौड़ा नृत्य किसकी परंपरा है, भोटिया की है। कब करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, हाथों में रुमाल लेकर डांस किया जाता है। कुछ मात्रा में जो इनमें विवाह होते हैं उनमें भावज देवर विवाह यानी एक तरह से भावज देवर विवाह इनमें प्रचलित, देवर भाभी का विवाह ये होता होगा लगभग, भावज देवी देवर विवाह जो कहा जाता है। गंधर्व विवाह की प्रथा इनमें प्रचलित है, पुनर्विवाह भी हो जाता है, लेकिन बाल विवाह इनमें नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति में बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है, तो वो भोटिया जनजाति है। तो ये फैक्ट्स आपको भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा बोक्सा जनजाति की सामाजिक संरचना पर कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो बोक्सा जो जनजाति है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो बोक्सा जनजाति जैसे कि सभी जानते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, और वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ फैक्ट, केवल एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। बोक्सा जनजाति में एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। तो इनमें एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। अधिकतर परिवार इनके संयुक्त परिवार होते हैं, ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। अधिकतर परिवार क्या हैं, संयुक्त हैं और विस्तृत परिवार हैं, लेकिन कुछ जो हैं केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। यानी संयुक्त का अपोजिट यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि कुछ केंद्रीय परिवार भी पाए जाते हैं। तो कुछ परिवार केंद्रीय हैं, ज़्यादातर तो संयुक्त और विस्तृत परिवार ही हैं। परिवार जो होते हैं पितृवंशीय होते हैं, पितृवंशीय परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, और संपत्ति का हस्तांतरण एक तरह से क्या होगा, पिता से पुत्र को होता है, तो पितृसत्तात्मक होते हैं। पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। और समाज में अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति में समाज में स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी है, तो सर्वोच्च मानी जाती है एक तरह से बोक्सा जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पुत्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो उस जनजाति में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। यानी स्त्रियों की स्थिति हम बोल सकते हैं कि उच्च स्थिति जो है स्त्रियों की है। तो ये ध्यान रखना है। मैंने कहा कि एक विवाह बहुविवाह दोनों प्रचलित हैं, लेकिन धीरे धीरे एक विवाह की ओर ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको बोक्सा जनजाति के बारे में ध्यान रखनी है। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो अटल आयुष्मान योजना वैसे ही सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन उत्तराखंड की जो स्पेशल है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, 2018 में। और इसमें क्या है कि समस्त परिवारों को, जो भी परिवार हैं उत्तराखंड के, उनको 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड का भी प्रावधान है, और निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में इनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसके अलावा 1350 से ज़्यादा प्रकार के रोगों का निःशुल्क उपचार की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। तो 5 लाख प्रति परिवार 2018 में जारी की गई। ये मेन फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी सभी लगभग बीमारियों 1350 से ज़्यादा रोगों का उपचार यहाँ पर किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो सफल क्रियान्वयन अगर इस योजना का होता है तो हेल्थ के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, और यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारे पास है सौभाग्यवती योजना। भाग्यवती जो योजना है, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना करके भी इसका नाम है, सितंबर 2022 में ये लॉन्च होती है ये योजना। और इसके तहत क्या है, इसके तहत जो है आपका गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के लिए उचित पोषण की व्यवस्था इसमें की गई है। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं और नवजात शिशु जो हैं उनके लिए उचित पोषण के लिए यह योजना लागू की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का सशक्तिकरण इस योजना के द्वारा किया जाएगा। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर और
शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा माँ और शिशु के लिए यानी माता भी और बच्चे के लिए पृथक किट इसमें दी जाती है, पृथक किट इसमें दी जाती है। और इसके अलावा इसके पात्र कौन होंगे, तो पात्र इसकी बीपीएल महिलाएं होती हैं। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाएं इसकी पात्र होती हैं। और इसमें जो प्रथम चरण था, इसका प्रथम चरण, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, 30 से 40 हज़ार महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। प्रथम चरण में ये लक्ष्य रखा गया था कि 30 से 40 हज़ार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक तरह से इस योजना के तहत जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इनमें से गोल 3 है गुड हेल्थ का। गुड हेल्थ, गोल 3 क्या बोलता है, गुड हेल्थ। तो इसको पाने के लिए यानी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से सौभाग्यवती योजना है, वो एसडीजी के कौन से गोल को पाने के लिए लागू की गई है। तो गोल नंबर 3 जो कि गुड हेल्थ से संबंधित है, जो जिसका गोल क्या है कि गुड हेल्थ। राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। तो एसडीजी 3 से रिलेट करता है सौभाग्यवती योजना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये हमने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का ये जो आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स एज इट इज़, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।